हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एम्बाइब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए जनरल स्टडीज के 600 टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जाकर के एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ मिल करके अपने सपने को अचीव करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब अगला नंबर जो है वो हमारा जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का है। जनरल स्टडीज ही जो है वो सब कहते हैं ना, वो किंग मेकर है आपके सीडीएस ओटीए के एग्जाम में। और अब एग्जाम में सिर्फ बेटा आपके 3 दिन और बचे हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि संडे को तो एग्जाम है। लेकिन हमारी जो महा रिवीजन सीरीज है वो पूरी फुल स्पीड पे चल रही है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग महा रिवीजन सीरीज को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में जुड़ते रहिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। तो आप जानते हैं हमारा डेली का क्या नियम है। सो आज भी बेटा हम जो हैं पूरे 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज भी पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे, आपको मालूम है। और 100 क्वेश्चंस को मैंने कैसे जो है डिस्क्राइब किया है आपको ये भी मालूम है कि पॉलिटी के हम 15 क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री के 15 करेंगे, ज्योग्राफी के 15 करेंगे, इकोनॉमिक्स के 5 करेंगे और करंट अफेयर्स के हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। सो 15, 15, 15, 5 और 50, क्योंकि साइंस के 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो टोटल डेली जनरल स्टडीज में जो है आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको बढ़िया लग रहा होगा। बेटा लेवल ऑफ पेपर आज जो होगा मैं आपको बता दूं, आज का लेवल जो है, आज का लेवल मैंने बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा है। आज का लेवल जो है वो मॉडरेट है। लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा। कॉपी और पेन जब आप लेंगे तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन को आप सही करेंगे उसके आगे टिक लगा लीजिएगा, जिसको आप गलत करेंगे उसके आगे क्रॉस लगा लीजिएगा और जिसको आप स्किप कर रहे हैं उसके आगे ऐसे कर दीजिएगा। याद रखना बेटा, मैंने कहा है कि अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप करना ही बेहतर चीज है, क्योंकि क्वेश्चन स्किप्ड इज इक्वल टू मार्क्स सेव्ड। अगर आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने 0.27 मार्क्स जो हैं गवा देंगे। और 0.27 मार्क्स आजकल बेटा भारत जैसे देश को देखो, जहां पर इतनी आबादी है कि वहां पर आधे आधे नंबर से जो है लोगों की कट ऑफ रुक रही है। तो बेटा आप समझिए यह बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन है। तो उस कंडीशन में आपको जो है अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना होगा। चलो भाई, सब लोग आ गए हैं तो जल्दी से बताइए और मुझे हरी झंडी दे दीजिए कि सर सेशन स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कमांडोस, हाउस द जोश। ओके लेट्स स्टार्ट सर। बहुत बढ़िया, चलिए भाई चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, क्या बात है, मजा आ गया। क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 201 देखिएगा। द राज्यसभा enjoys special positions that are not enjoyed by लोकसभा in which of the following provisions। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा होती है इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द राज्यसभा। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जहां पर राज्यसभा जो होती है उसके पास ज्यादा अधिकार हैं एज कंपेयर टू लोकसभा। अब वो कौन से मैटर्स हैं आपको मालूम है। देखो बेटा, सबसे पहले राज्यसभा के पास 2 जगह पर बहुत स्पेशल पावर्स हैं। एक आर्टिकल नंबर 249 में दिया गया है और एक आर्टिकल नंबर 312 में बताया गया है। सो आर्टिकल नंबर 249 क्या है, जब हमारे देश में राज्यसभा पार्लियामेंट को यह अधिकार देती है कि वो स्टेट लिस्ट के मामले में कानून बना सकें। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 249 में है। देखो बेटा ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब भी हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होगी, जिसका जिक्र आर्टिकल नंबर 312 में है, तो जब भी जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होगी आर्टिकल 312 में, वहां पर भी राज्यसभा को स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। सो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों यहां पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। और ये बताओ यार, तुम लोगों ने अभी तक एम्बाइब की ऐप डाउनलोड की कि नहीं की? अरे यार, इतने शानदार तुम्हारे लिए ऑल इंडिया 4 मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए एम्बाइब की ऐप पर लाइव हैं। तो भाई एम्बाइब की ऐप पर जाएं और हमारी जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है
उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं ताकि आपको मालूम चलेगा कि आप किस सेक्शन में कैसे हैं। ठीक है, तो एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following states never experienced the state of emergency? तो यहां पूछा गया है कि हमारे देश में कौन से ऐसा राज्य है जहां पर आज तक स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में है। देखो बेटा, अब सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी 100 से ज्यादा बार लग चुकी है। आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बार स्टेट इमरजेंसी कहां है लगी है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा स्टेट इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगी है। सॉरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश, क्योंकि यहां अपराध है कम, है ना, ऐसा कोई बोलता है। ठीक है, ये मजाक था। तो बात यहां आती है कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहली बार, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगी है 10 टाइम्स। उसके अलावा आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी कहां लगी थी, तो हमारे देश में सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी जो है वो याद रखिएगा बेटा आपकी पंजाब में लगी थी। ठीक है, आज तक कहां नहीं लगी है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी पंजाब में बहुत बार लग चुकी है, कर्नाटका में लग चुकी है, लेकिन कहां नहीं लगी है तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज तक स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है। सो राइट आंसर बेटा यहां पर बी हो जाएगा। सब लोग आ जाओ, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बेटा यहां पर बी हो जाएगा। 1 और 3 इज द राइट आंसर। शाबाश, कूल। नेक्स्ट, अंडर विच, देखिएगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिटीजन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड। भाई ये तो इसे कहते हैं हमारी भाषा में, हमारे बच्चे इसे कहते हैं लल्लू छाप क्वेश्चन। भाई साहब, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस कंडीशन में आप किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत कर दिया बेटा, सही बता रहा हूं, दौड़ा लूंगा बेटा बहुत दूर तक। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी। तो भाई कौन से आर्टिकल के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है? वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 226 में है और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी बी, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 32 राइट आंसर आपके सामने है। वाह भाई वाह, या क्या बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statements are correct for the right to property? संपत्ति का अधिकार, क्या बात है। तो संपत्ति के अधिकार में पूछा गया है पहला स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी ceased to be a fundamental right with the 44th constitutional amendment act in 1978. It was made a constitutional right under article number 302A। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको मालूम है कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करती थी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन जाहिर सी बात है कि संपत्ति का अधिकार होने से सबसे बड़ी समस्या यह हो रही थी कि हमारे देश का आर्थिक विकास लगातार बेटा रुक रहा था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट्स की सूची से बाहर कर दिया गया। तो जब लोगों ने कहा कि भैया जब फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, सरकार ने कहा किसने कहा राइट नहीं है? राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 300A में है जो कि पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो 1 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो रहे हैं बहुत तेज, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच? तो इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट देखिए इन्होंने कहा है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटीड टू ओनली इंडियन सिटीजन्स। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं बताया गया, जल्दी बताइएगा। सो जाहिर सी बात है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर आपको जो है कि किसी राज्य के नाम को ऑल्टर करना है तो किसी राज्य के नाम को ऑल्टर करने का अधिकार बेटा जाहिर सी बात है
वो हमारे देश की संसद के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर किसी राज्य, आर्टिकल 2 और 3 में बताया गया है कि राज्य का क्रिएशन कैसे होगा और ऑल्टर कैसे होगा नाम, तो ये सारे अधिकार जो हैं वो हमारे देश में बेटा संसद के पास हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश में सारे अधिकार संसद के पास हैं। राइट आंसर विल बी बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज नॉट करेक्ट। अब यहां पर पूछा गया है कि हमारे देश में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप जानते होंगे, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी के बाद एक और क्रांति छिड़ गई, और वो क्रांति थी हमारे देश में भाषा को लेकर के। पहले तेलुगु लोगों ने हंगामा किया कि हमें तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग राज्य चाहिए, फिर दूसरे भी खड़े हो गए, तो हमारे देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो हैं जस्टिस फजल अली साहब थे, सबको मालूम है, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जिसके बाद हमारे देश में राज्यों को भाषा के आधार पर अलग किया गया। द एक्ट डील्ड विद द इशू ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। It was passed in the year 1956. It created 14 states and 7 union territories. The state boundaries were drawn along the linguistic lines. Linguistic lines का मतलब क्या होता है? तो linguistic lines का मतलब होता है कि भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा। तो हमारे देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, याद रखिएगा, 1953 में बैठाया गया था, जिसमें हमारे फजल अली थे, एच.एन. कुंजरू थे, पनीकर साहब हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग इसमें शामिल थे। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमारे देश में बेटा जो है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो 14 राज्य और 7 नहीं, तो 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो 7 यूनियन टेरिटरी बेटा यहाँ पर नहीं थी। बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स। अब देखो बेटा, अब आपको मालूम है कि आप PIL डाल सकते हैं, सबको मालूम है कि PIL डाली जा सकती है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। अब बात यह है कि कौन से मामले में PIL जो है वो कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं होता है। तो पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन द विंडिकेशन ऑफ सम राइट्स, enforcement of a public duty, courts can examine previous records of public servants, personal injury और loss is an essential element। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अब बात यहां पर है कि PIL इनमें से किस मामले में स्वीकार नहीं होगी। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है कि बेटा इस मामले में PIL अगर पर्सनल इंजरी और लॉस इज एन एसेंशियल एलिमेंट, तो जाहिर सी बात इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कूल, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर अब देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है CAG साहब के बारे में। द CAG कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया। द CAG कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट by both houses of the parliament with a simple majority on the grounds of misbehavior और incapacity। दिल खुश हो गया, शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। आजकल आपको मालूम है हमारे CAG साहब कौन है? GC मुर्मू साहब हमारे CAG, जिनका जिक्र आर्टिकल 148 में। और आपको मालूम है करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि GC मुर्मू साहब जो हमारे देश के CAG हैं, उन्हें जो है बेटा अभी रिसेंटली OPCW, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, उसका एक्सटर्नल ऑडिटर भी नियुक्त किया गया। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको मालूम है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, CAG और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक ही प्रोसीजर है। पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन जो बेटा रेजोल्यूशन है उसको सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 से पास करना होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो गया। इसी को कहते हैं बेटा लगा डाला जिंदगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। राइट आंसर इज C, 1 इज करेक्ट। सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती है, स्पेशल होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, ये भारतीय संविधान, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं। राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में है जिसे समानता का अधिकार कहते हैं? तो आर्टिकल 14, 15, 16,
17 और 18। भैया पहले ही तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 में बताया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में बताया गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में बताया गया है कि भारत में सरकारी नौकरी में सबको बराबरी का मौका मिलेगा। 17 में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। 18 में बताया गया है टाइटल्स नहीं लगा सकते। तो 14, 15, 16, 13 तो जुडिशियल रिव्यू है। तो 2, 3 एंड 4 शाबाश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 210। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या बात है, इनमें से कौन सी चीज भारतीय संविधान द्वारा गारंटीड नहीं की गई है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, क्या बात है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, क्या बात है। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन। इनमें से कौन सा फ्रीडम आपको नहीं है? जरा इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 पढ़ लेना। आर्टिकल नंबर 19 में आपको 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार तो वो भी आपका अधिकारों में है। तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो भारत की किसी भी टेरिटरी में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, यह आर्टिकल 19D में दिया गया है। बिल्कुल। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यह आर्टिकल नंबर 19B में दिया गया है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड और प्रोफेशन, यह आर्टिकल नंबर 19G में दिया गया है। लेकिन फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। बहुत बढ़िया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, या बहुत अच्छे, शाबाश। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 211। Which of the following is not a necessary condition for the issue of writ certiorari? Certiorari आप जानते हैं एक writ होता है जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। तो इनमें से कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 211 को देखिएगा। द ऑर्डर शुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। A high court can issue the certiorari against itself in administrative capacity, बहुत अच्छी बात है। High court can issue a certiorari against itself in a judicial capacity, बहुत अच्छी बात है। और certiorari can be the reason to only after the order of decision has been announced, ठीक है, बहुत अच्छे। तो certiorari में क्या होता है कि हायर कोर्ट्स जो होती हैं वो लोअर कोर्ट्स के खिलाफ जो हैं वो उनके ऑर्डर्स को रोकती हैं। तो जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट ने अगर कोई जुडिशियल फैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट अपने खिलाफ खुद थोड़ी ना सर्टियोररी जारी कर सकता है। तो सर्टियोररी जो है वो बेटा ऐसे जारी नहीं हो सकता। इसके बहुत अच्छी बात है गीतांजलि सिंह, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी है। अब बेटा हाई कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया है, अब हाई कोर्ट अपनी जुडिशियल फैसले पे खुद थोड़ी ना सर्टियोररी जारी कर देगा। सो राइट आंसर इज सी। वाओ, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। An emergency under Article 352 of the Constitution can be declared only during, जल्दी बताओ। तो जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत हमारे देश में इमरजेंसी घोषित की जाती है वो किस कंडीशन में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, जल्दी बताओ। तो अब बात यहां पर यह है कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो 3 कंडीशन में हो सकती है। एक होता है वॉर, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन और एक होता है आर्म्ड रिबेलियन। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो राइट आंसर इज बी, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रो टेम स्पीकर। अब आपको मालूम है हमारे देश में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं प्रो टेम स्पीकर। तो आर्टिकल 180 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर द पावर टू अपॉइंट अ प्रो टेम स्पीकर, बहुत अच्छी बात है। पावर्स ऑफ द स्पीकर प्रो टेम आर नॉट को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड स्पीकर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 213 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। और एक और चीज देखिएगा, मैंने पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। भाई देखो, जब संसद या स्टेट लेजिस्लेचर चुना जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना बच्चों, कि उस कंडीशन में जो है एक इंसान को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है शपथ दिलाना, उसके बाद उसका पद खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो होता क्या है, आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर द पावर टू अपॉइंट अ प्रोटेम स्पीकर। ये तो बिल्कुल सही है। स्टेट में गवर्नर जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर सकता है और सेंटर में राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, पावर्स ऑफ द स्पीकर प्रोटेम आर नॉट को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड स्पीकर। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के अधिकार बिल्कुल को एक्सटेंसिव होते हैं एज द पावर ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है? राइट आंसर जल्दी बताओ। सो राइट आंसर मुझे यहां पर मिल गया है, बी इज द राइट आंसर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। बेटा मैंने क्या कहा, इनकरेक्ट कौन सा है, मैंने करेक्ट नहीं पूछा है, तुम लोग सुनते नहीं हो, और बी इज द राइट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट addresses the first session after each general elections and the first session of every fiscal year. The address of the president is discussed in both the houses of the parliament on a motion called censure motion, privilege, substantive या motion of thanks. भाई ये तो आंसर, बेटा आंसर सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या ही बताऊं, ये तो मतलब सामने मुझे दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि हर 5 साल में जब संसद चुनी जाती है तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो संसद को आकर एड्रेस करते हैं। उसके बाद हर साल जो है जब फिस्कल ईयर खत्म होता है तो संसद को एड्रेस करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एक हिंदी में एक शब्द है जिसे बेटा हम कहते हैं अभिवादन प्रस्ताव। अभिवादन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो हैं, राइट आंसर इज डी। वेरी गुड, कूल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली शेखाटकर कमिटी, आपने सुना होगा, शेखाटकर कमिटी वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, जल्दी बताओ। अभी आपने सुना होगा हमारे देश में शेखाटकर कमेटी को बैठाया गया है। तो शेखाटकर कमेटी हमारे देश में किस काम के लिए आई है? मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, साइबर क्राइम है, टैकलिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, या पुलिस रिफॉर्म है? हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसका नाम है शेखाटकर कमेटी, जिसे रिसेंटली अभी बैठाया गया था। और आपको मालूम है कि हमारे देश में जो कमेटी है शेखाटकर कमेटी, इसका जो मेन मकसद था वो था हमारे देश के मिलिट्री रिफॉर्म्स, जिसे कहते हैं सेना सुधार। तो मिलिट्री में जो रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए हमारे देश में शेखाटकर कमेटी आई थी। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज मिलिट्री रिफॉर्म्स। भाई ये 15 क्वेश्चन हो गए इंडियन पॉलिटी के। जरा मार्क्स बताओ कितने आ रहे हैं 15 में से? 15 में से कितने सही किए हैं ये बताओ। अब इसके बाद शुरू होगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, सबको मालूम है। इतिहास सबसे टफेस्ट पोर्शन है आपके एग्जाम का, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और अगर आप हमारे साथ एम्बाइब चीफ डिफेंस एग्जाम में लगे हैं तो यकीन मानिए इस बार आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस कोई चीज गलत नहीं करेंगे। बस हमारे साथ लगे रहिए और एम्बाइब की ऐप को जाके डाउनलोड करें, हमारे जो है किताबों को एक्सेस करें, 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को दें और उसके बाद खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करें हमारी एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप से। इसके लिए आप हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली www.mbibe.com पे आप जाकर हमें विजिट कर सकते हैं। तो पॉलिटी में तो अच्छे मार्क्स सबके आ रहे हैं। चलो भाई हिस्ट्री शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। ओए होए होए होए, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज निर्वाण, रत्न, कैवल्य, जिना। जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा, आपने जैन धर्म को पढ़ा होगा। सो बौद्ध धर्म में जो नॉलेज होती है उसे कहा जाता है निर्वाण। वैसे जैन धर्म में जो नॉलेज होती है उसे क्या कहते हैं? फास्ट। तो जैन धर्म की जो नॉलेज होती है उसे क्या कहते हैं? निर्वाण, रत्न, कैवल्य या जिना। फास्ट फास्ट फास्ट। तो आपको मालूम है कि जैनिज्म में जो परफेक्ट नॉलेज होती है, बिल्कुल गलत है बेटा। बुद्धिज्म में परफेक्ट नॉलेज इज निर्वाण, जैनिज्म में इट इज कैवल्य। तो जैनिज्म में जो परफेक्ट नॉलेज होती है बेटा उसे हम कैवल्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे हमारे वर्धमान महावीर को पूछा जाए कैवल्य कहाँ मिली थी, तो वर्धमान महावीर को कैवल्य बिहार के जिम्भी ग्राम के एक नाम का एक गांव था, जो कि बेटा राजू पालिका नदी के किनारे पर था। वहां पर साल के पेड़ के नीचे मिली थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कितनी बार पढ़ाया है यार तुम लोग को क्लास में। अगर मुझसे कंसेप्चुअल पढ़ा होता तो तुम्हें कभी क्वेश्चन करने में गलती नहीं होती। बहुत अच्छे, मूविंग फॉरवर्ड। With reference to the entry of European powers into India, which of the following statement is not correct? Advent of European से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। The Portuguese captured Goa in 1499, बहुत अच्छी बात है। The English opened their first factory in South India at Masulipatam. In Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633.
अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लीक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। बहुत अच्छे, जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन सही जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, अब देखिएगा यहां पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैंने करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो भाई आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारे देश में 5 यूरोपियंस आए थे, जिसमें पोर्चुगीज थे, डच थे, ब्रिटिश थे, डैनिश थे, फ्रेंच थे, सबको मालूम है। और पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर कब्जा किया था तो उनकी मदद करी थी विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय जी ने। और याद रखिएगा कि गोवा पे शासन बीजापुर के सुल्तानों का था और उसको जो है पोर्चुगीज ने कृष्णदेव राय की मदद से हराया था 1510 में। तो सन 1510 में हराया था। सो राइट आंसर विल बी ए, क्योंकि 1499 नहीं होगा, 1510 नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या बात है। हाँ जी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपको मालूम है अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जहां पर गांधी जी ने एक बहुत फेमस नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, हाँ जी, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, आपको मालूम है क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो। एक यंग लीडर हुआ करते थे उस जमाने में जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, वो कह रहे थे मरो या मारो। तो गांधी जी कह रहे थे करो मरो, वो कह रहे थे मरो मारो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनीवेज, ठीक है, was taken by Gandhi ji alone, wasn't taken officially as the movement was spontaneous and sporadic in nature, was rectified by Indian National Congress, was taken by the forward bloc। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी देखिए, गलत मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 218, गलत होने का सवाल नहीं है। आपको मालूम है कि भारत में क्रिप्स इंडिया मिशन आया था, जिससे गांधी जी नाराज हो गए थे और गांधी जी ने कहा था कि जो क्रिप्स इंडिया मिशन है ये कुछ नहीं, ये जो है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने इसके बाद कांग्रेस का एक सेशन हुआ था वार्धा में, जहां पर डिसाइड हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेक्टिफाई किया और 9 अगस्त 1942 को हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया गांधी जी द्वारा। बिल्कुल सही है, लेकिन इसे रेक्टिफाई किया गया था कांग्रेस द्वारा। सो कांग्रेस द्वारा इट वाज रेक्टिफाइड। ठीक है, सो इट वाज रेटिफाइड बाय कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने अकेले फैसला लिया था, इसे बॉम्बे में जो है बेटा याद रखिएगा गांधी जी ने इसका फैसला सबके साथ मिलकर लिया गया था। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, शाबाश, राइट आंसर। नेक्स्ट, द भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, आपको मालूम है कि भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता एम्पायर से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा हुआ है? स्कंदगुप्ता, समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्ता वन? जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, आपको चलो हिंट देता हूं। इस राजा को जो है बेटा एक इतिहासकार थे जिनका नाम था V.A. स्मिथ। उन्होंने जो है इसे कहा था ये नेपोलियन ऑफ इंडिया है। तो ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसे जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक इतिहासकार थे जिनका नाम था V.A. स्मिथ, उन्होंने जो है इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, राइट आंसर इज समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 219 नहीं, अच्छा भिटारी है, सॉरी, भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्कंदगुप्ता, सॉरी, समुद्रगुप्त से जुड़ा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। आई एम रियली सॉरी। हाँ, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता एंड भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता जो वो हैं बहुत ही फेमस राजा हैं, याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी के। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ए। ठीक है, वाओ क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, शाबाश। लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉर्स वॉज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास? तो कौन सा ऐसा युद्ध है जो कि मद्रास के समझौते के बाद खत्म हुआ था? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मद्रास के समझौते के बाद कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? आपको मालूम है कि अंग्रेज भारत में लगातार युद्ध लड़ते रहे और मद्रास के समझौते के बाद कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर। बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो बेटा मद्रास का समझौता कब हुआ? आपको मालूम है कि मैसूर एम्पायर जिसके राजा हुआ करते थे आपके हैदर अली, और हैदर अली से लड़ने के लिए अंग्रेज जो हैं अपने साथ मराठा और निज़ामों को लेकर के आए थे। लेकिन हैदर अली बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान थे, उन्होंने मराठाओं को अपने साथ कर लिया और उन्होंने और मराठाओं ने मिल करके अंग्रेज़ों पे आक्रमण किया। जब अंग्रेज नहीं देख पाए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक समझौता किया और वापस चले गए, और वो समझौता था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं। देखो बेटा, पहला आंग्ल मैसूर वॉर जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद खत्म होता है, दूसरा आंग्ल मैसूर वॉर जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद, तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के बाद, और चौथे मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर of 1767 to 1769 fought between the Britishers and Hyder Ali. Next, the famous Ramosi uprising against the British rule took place in India during the later half of the 19th century. From the following options identify the region where it occurred. भाई बहुत ही आसान है, रामोसी अपराइजिंग पूछ रहे हैं कहां पर हुई थी। रामोसी अपराइजिंग जो हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ वो कहां पर हुई थी, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, वेस्टर्न महाराष्ट्र। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 221, क्वेश्चन नंबर 221 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 221 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र। रामोसी अपराइजिंग बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज सी। एके, वेरी फाइन, शाबाश बच्चा। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीने इलाही प्रोपाउंडेड बाय अकबर। तो अकबर ने भाई साहब एक धर्म शुरू किया था जिसका नाम था दीने इलाही। अकबर चाहते थे कि मानवता का धर्म शुरू किया जाए, और अकबर साहब को यह नहीं मालूम था कि भारत के जो लोग होते हैं वो धर्म को लेकर बहुत सेंसिटाइज होते हैं। अकबर ऐसे थे, वो चाहते थे कि मानवता का धर्म शुरू हो। भारत में क्या, आप लोगों से किडनी मांग लो बेटा, लेकिन धर्म की बातें ना पेलो, बहुत मारे जाओगे। ठीक है, सच बता रहा हूं, बहुत सच्चाई। तो भारत में अगर धर्म की बात करोगे लोग दौड़ा के मारेंगे। किडनी ले लो एक बार, वो लोग दे देंगे अपनी, लेकिन धर्म की बात से लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अकबर ने वही किया, इसीलिए इनका दीन इलाही फेल भी हो गया। अब हुआ ये कि इनकरेक्ट बताओ क्या है। फॉलोअर्स शुड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, वर्शिप ऑफ सन एज अ क्रिएटर, मोहम्मद एज द ओनली प्रॉफिट ऑफ गॉड, एवरी एडहेरेंट शुड टेक द ओथ ऑफ डूइंग गुड टू एवरीवन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन था, ये सबके लिए था, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ इस्लाम की बात यहां नहीं कर रहे थे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है। तो मोहम्मद एज द ओनली प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये तो इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। इस्लाम धर्म का कहना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ही इज द ओनली प्रॉफिट ऑफ गॉड। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये चीज अकबर का दीना इलाही जो है प्रूव नहीं कर रहा था, इसीलिए स्टेटमेंट यहां पर गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेन इंस्पिरेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? क्या बात है, यंग बंगाल मूवमेंट का मेन इंस्पिरेशन क्या था? जल्दी बताओ। राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डेरोजियो, देवेंद्र नाथ टैगोर या डेविड हेयर? आपको मालूम है, अगर आप इनकी फोटो पहचानते हैं तो आंसर कर देंगे आप। अगर इनकी फोटो आपको मालूम है कौन शख्स हैं ये, दरअसल ये कलकत्ता में बहुत ही फेमस कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, जिसको शुरू करा था आपके जो हैं किसने, जिसको शुरू किया था आपके राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर की मदद से। और ये व्यक्ति उस कॉलेज में पढ़ाते थे और ये अपने स्टूडेंट से कहते थे कि दुनिया में जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है सत्य। तो राजा, इन्होंने कहा कि सत्य सबसे बड़ी चीज है और इंसान को सत्य के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी दे देनी चाहिए। इनका नाम था बेटा हेनरी विवियन डेरोजियो। बिल्कुल सही है, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट, आफ्टर कंसोलिडेटिंग their positions in India, the Delhi Sultans introduced reform in the land revenue. In this context, इक्ता लैंड्स were assigned to। भाई बहुत आसान है, आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी, तो इक्ता सिस्टम वहां पे था। अब इक्ता लैंड्स किसको दिए जाते थे? ऑफिशियल्स फॉर देयर सर्विसेज, रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कोर्टयार्ड फॉर मॉस, एक्सपैंड द मार्केट इन द हिंडरलैंड ऑफ द एम्पायर। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो इक्ता सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, आपने खास तौर से इक्ता सिस्टम के बारे में जानते होंगे। इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उन्होंने किया था।
ठीक है, इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जो है हेरिडिटरी इन नेचर बना दिया था। सो इक्ता सिस्टम क्या होता था, जागीरें होती थी, जो बेटा ऑफिशियल्स होते थे जो अच्छी सर्विसेज देते थे तो उन्हें इक्ता दिया जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो राइट आंसर विल बी ए, ऑफिशियल्स फॉर देयर सर्विसेज, उन्हें इक्ता मतलब एक जिला दे दिया जाता था शासन के लिए, तो ये इक्ता सिस्टम था। बहुत बढ़िया, कूल, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट ये देखिए भाई साहब, ऐतिहासिक पिक्चर आपके लिए, ये पिक्चर देखिए भाई साहब, दिल खुश हो गया। ये देखिएगा, हमारे गांधी जी को देखिए आप, ऐसे ही हमेशा रहते थे और ऐसे ही बेटा अंग्रेजों को खदेड़ दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ जी, इस बात से अंग्रेज बड़े नाराज होते थे। Which among the following correctly lays down the motive behind sending क्रिप्स मिशन टू इंडिया? अच्छा, अब ये आपको मालूम है कि क्रिप्स इंडिया मिशन भारत क्यों आया था। आपको मालूम है कि 1 सितंबर 1939 को एक व्यक्ति था जिसका नाम था भैया कौन, जिसका नाम था हमारा हिटलर बाबू। वो दिमाग से तो पैदल थे ही, क्या बताऊं। उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो लोग बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे जिसमें इटली का बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी का एडोल्फ हिटलर। अब इस चक्कर में इस चक्कर में अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब लड़ने मरने के लिए भारतीय हैं तो क्यों ना भारतीयों को आगे कर दिया जाए, हम अपने लोगों को क्यों मरने दें। बात तो बिल्कुल सही करते थे, है ना। तो इन्होंने भारत में एक मिशन को भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स का कहना था भारत में आकर कि अगर भारतीयों ने इनका साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भारत को आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा ऐसा है क्रिप्स बाबू, देखो ऐसा है, तुम झूठ तो बोलो मत, तुम हर बात पे जो है ये क्यों कह रहे हो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यार हम तुम्हारा साथ तो दे रहे हैं। तभी गांधी जी ने कहा ये झूठा आदमी है, ये हमें जो है बेवकूफ बना रहा है, ये सिर्फ बातें कर रहा है, बाद में हमें आजादी देगा नहीं। बिल्कुल सही है, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स एंड सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। ठीक है, हाँ जी, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये कह रहा था कि भारत साथ देगा तब हम जो है भारत को वो करेंगे आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्रुख सियार। ही बिकेम द न्यू एम्परर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बात है। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय अबॉलिशिंग जजिया एंड पिलग्रिम टैक्सेस। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 226 को देखिएगा, 226 को देखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। हाँ जी, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 226। He became the new emperor with the help of British East India Company. हाँ जी, he followed the policy of religious tolerance by abolishing jizya and pilgrims taxes. फर्रुख सियार के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 226। तो इनकरेक्ट कौन सा है। सॉरी बेटा, एक सेकेंड, एक मिस्टेक है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं था बेटा, करेक्ट कौन सा है। मैंने करेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। हाँ जी, करेक्ट मैंने पूछा है, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट नहीं, सॉरी। ठीक है, तो पहली चीज, ही बिकेम द न्यू एम्परर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय अबॉलिशिंग जजिया। बेटा जिजिया को इसने अबॉलिश नहीं किया था, जिजिया को अबॉलिश किया था जहेंद्र शाह ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरा इज गलत। सो वाओ, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 226 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट 227, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 को देखिए, गांधी जी फास्ट ड्यूरिंग दिस मूवमेंट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेसिव एक्ट्स एंड अरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कांग्रेसमैन। गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल इन 1944 ऑन द कंडीशन दैट ही वुड कंडेम वायलेंस। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 227 में, हाँ जी, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, जल्दी बताओ। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ जी, देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी को जेल हो गई थी, सबको मालूम है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के चक्कर में गांधी जी को जेल हो गई, लेकिन बाद में उन्हें 1944 में जेल से छोड़ दिया गया। वायलेंस खत्म करेंगे नहीं बेटा, इसलिए क्योंकि गांधी जी को जेल से इसलिए छोड़ा गया, उनकी तबीयत खराब थी। तो मेडिकल ग्राउंड्स पे गांधी जी को छोड़ दिया गया कि उन अंग्रेजों को मालूम था अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो भारत में तो बवाला मच जाएगा।
ठीक है, हाँ जी। और गांधी जी वैसे वायलेंस करते कहाँ थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, ठीक है बच्चों। वन ओनली इज द राइट आंसर, शाबाश, कूल, बहुत अच्छे। ड्यूरिंग द मिडिवल इंडिया द टर्म मुकद्दम और मंडल रिफर टू, जल्दी बताइए मुकद्दम या मंडल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 228, मुकद्दम क्या है? तो स्लेव्स हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, विलेज हेडमैन है या रेवेन्यू कलेक्टर है। मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में पढ़ाया है, ये अधिकारियों के नाम थे मिडिवल हिस्ट्री में, जो कि खास तौर से दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल एम्पायर में काफी प्रिवेलेंट थे ये नाम, हाँ जी। तो मुकद्दम कौन हुआ करता था? जैसे आजकल बेटा गांव के प्रधान होते हैं ना, वैसे मुकद्दम हुआ करते थे। सो मुकद्दम जो होते थे बेसिकली वो गांव के प्रधानों को कहा जाता था। तो जो विलेज हेडमैन होता था उसे मुकद्दम कहते थे, बिल्कुल सही है। सो विलेज हेडमैन वाज नोन बाय द नेम ऑफ मुकद्दम, बहुत अच्छे, शाबाश। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 229, पद्मा पानी एंड वज्र पानी आर क्या है? पद्म पानी एंड वज्र पानी ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 229। तो ये बेसिकली बोधिसत्वास हैं, डिसाइपल ऑफ बुद्धा हैं, फॉलोअर्स ऑफ महावीर हैं, फॉर्म ऑफ शिवा हैं। तो पद्म पानी और वज्र पानी ये बेसिकली जो हैं बेटा ये आपके बोधिसत्वास हैं। सो बोधिसत्वास, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज ए, बोधिसत्वास, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ, बहुत बड़ा इशू था बेटा। दरअसल हुआ ये कि नेहरू लियाकत पैक्ट, नेहरू थे हमारे बेटा जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, और उसके अलावा लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच एक पैक्ट हुआ था सन 1950 में। वो पैक्ट किससे रिलेटेड था मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत में माइनॉरिटीज जो थे मुस्लिम्स थे, जबकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थे वो हिंदू थे। तो अब ये हुआ कि दोनों देशों में माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन कैसे हो, इसके लिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया था, तो बाद में भैया पैक्ट हुआ था ताकि इसको थोड़ा सा शांत कराया जा सके, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए जो है बेटा ये नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान ऑफ पाकिस्तान। बहुत अच्छे, शाबाश। बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर नहीं आया था बेटा, हाँ जी, शाबाश। एक बार सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दें जल्दी से। कमांडोस, हाउस द जोश। तो पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री खत्म, अब आएगा ज्योग्राफी, अब आएगा भूगोल। बहुत अच्छे, सब लोग मार्क्स बताएं 30 में से कितने आए, और जल्दी से लाइक और शेयर उठाते रहो यार। सेशन में मुझे ऐसे मजा नहीं आता है जीवन में, सच बता रहा हूं यार। नेक्स्ट यार, ये 100,000 कब पहुंचाओगे तुम लोग, बस जो है कहते रहते हो। और भाई साहब आज शाम को 5 बजे होगी शानदार क्लास मैथ्स की बाय साकेश शर्मा सर, मिस मत करना बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट सर्कल? तो कौन सा स्टेटमेंट ग्रेट सर्कल के बारे में गलत है? देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231, बहुत बढ़िया। इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, अ शिप कैन सेव फ्यूल एंड टाइम बाय फॉलोइंग द ग्रेट सर्कल आर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स, अच्छी बात है। Only one great circle can be drawn on a sphere. A great circle results when a plane passes through the center of a sphere. भैया पहली चीज याद रखिएगा, तो हमारे स्फेयर पर सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल नहीं बन सकता है, मल्टीपल ग्रेट सर्कल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो राइट आंसर इज सी, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। यस, शाबाश। नेक्स्ट, फटाफट आगे। साल ट्रीज आर द टिपिकल स्पीशीज ऑफ, अरे ये साल के पेड़ देख रहे हो, हाँ जी, ये साल के पेड़ ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, टाइगा या टूंड्रा? अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है। टीक हो गया, साल हो गया, मैंगो हो गया, नीम हो गया, ठीक है, ये सब पेड़ कहां पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट में? हाँ जी, टीक है, साल है, मैंगो है, ठीक है, जल्दी, नीम हो गया, महुआ हो गया, ये सब पेड़ कहां पाए जाते हैं? भाई मुझे देखकर आंसर मार्क मत करो, मेरे से पहले कर लिया करो बाबा। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है, टीक है, साल है, भैया ये हमारे देश में ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट। यार तुम लोग को ये भी पढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, सर पीट लूंगा अपना एक दिन।
मॉनसून फॉरेस्ट, शाबाश। नेक्स्ट, कूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब बताओ, ये देखो ओशियन करंट है, बहुत ही फेमस है और कितनी बार पढ़ाया बेटा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं बवाला मचा दूंगा। कुरोशियो वार्म करंट, लैब्राडोर वार्म करंट, पूछा गया है नॉट। बेंगुला कोल्ड करंट, ठीक है, हाँ जी। ओयाशियो कोल्ड करंट, जल्दी बताओ। कुरोशियो, लैब्राडोर, बेंगुला और ओयाशियो, बहुत आसान, ज्योग्राफी में ओशियन करंट से क्वेश्चन है भैया। कितनी बार तुमको पढ़ाया है कि एक वार्म करंट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम और एक ठंडा करंट है जिसका नाम है लैब्राडोर, वो दोनों टकराते हैं, एक जगह है जिसका नाम है डॉजर बैंक, जिसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड इन इंग्लैंड, और वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग जोन भी बनता है। मछलियां वहां पर सबसे ज्यादा अंडे देती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग जोन वही होता है। तो लैब्राडोर, ये बेटा बहुत ठंडा करंट है, इक्वेटर से, अरे ये पोल से निकलता है, बिल्कुल सही है, शाबाश। सो इट इज अ कोल्ड करंट, लैब्राडोर बहुत ठंडा करंट है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा। पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल ऑफ सी बिटवीन, आय हाय क्या बात है, बताइए जरा आंसर इसका। इंडिया एंड श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इजिप्ट एंड इराक, फ्रांस एंड इंग्लैंड। अरे यार खुद ही आंसर दे दिया, मैंने क्या बताऊं। पाल्क स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में आता है पाल्क स्ट्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। If the movement of the earth crust or a major climatic change makes an old stream young, it is called, क्या बात है भैया। अर्थ का मूवमेंट ऐसा हुआ कि एक पुरानी स्ट्रीम नई हो गई, कहते हैं ना। अब इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से लगाओ तो उसे कॉन्सिक्वेंट कहेंगे, रेजुविनेशन, सब्सिक्वेंट या एग्रेडेशन। तो भैया एक बूढ़ा आदमी अगर जवान हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, रेजुविनेट, कहते हैं ना रेजुविनेशन, क्या बात है, शाबाश। तो रिजुविनेशन, बहुत बढ़िया, रेजुविनेशन इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, वेरी गुड, शाबाश। खटाखट आगे जो बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, 236। अब देखो भैया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Latitudes is measured as the angular distance of a point on a Earth's surface, north or south of equator. Both the latitudes and longitudes of a place are measured from the center of the Earth. Which of the statement given is are correct? अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, longitude and longitude, बिल्कुल सही है, दोनों सेंटर ऑफ द अर्थ से ही मेजर होते हैं, ठीक है, हाँ जी। Latitudes और longitudes, राइट आंसर इज सी, both 1 and 2। बुढ़ा आदमी जवान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, बाबा के पास, है ना, हाँ, कोई जड़ी बूटी खानी पड़ेगी। जवान हो जाऊंगा मैं फिर से मैं एग्जाम दूंगा सीडीएस का, ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे लूनी के बारे में तो तुमने सुना होगा बाबा, लूनी इज अ वेरी फेमस रिवर, यार क्या बात है, लूनी रिवर के बारे में सुना होगा। ये हमारे भारत की डेजर्ट रिवर है बेटा, डेजर्ट, हाँ जी, जल्दी बताओ। इट इज फाउंड बाय 2 स्ट्रीम्स, द सरस्वती एंड साबरमती। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबाट। इट कट ट्वाइस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत आसान है। तो भैया पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है कौन सी रिवर, उसका नाम है माही रिवर। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया बिल्कुल गलत। ये गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है, बिल्कुल गलत है बेटा। जब ये रिवर रण ऑफ कच्छ में पहुंचती है तो कहीं गायब हो जाती है, बिल्कुल गलत। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बेटा मध्य प्रदेश में इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, शाबाश, ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है बाबा, ठीक है। नेक्स्ट 238, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम। हाँ जी, इंडस रिवर सिस्टम को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया कवर्ड बाय इंडस रिवर सिस्टम इज मोर इन पाकिस्तान देन इंडिया। द बेसिन एरिया ऑफ रिवर इंडस लाइज इन 3 कंट्रीज। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताइएगा। द एरिया कवर्ड बाय इंडस रिवर इज मोर इन पाकिस्तान देन इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
द बेसिन एरिया ऑफ रिवर इंडस लाइज इन 3 कंट्रीज, बिल्कुल गलत है। इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो इट इज नॉट इन 3 कंट्रीज, इट इज इन 4 कंट्रीज। ठीक है, शाबाश, सबमिट कर देते हैं। वाह क्या बात है, सही हो गया, बहुत अच्छी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स, भूकंप। भूकंप का क्वेश्चन है 239। देखो भूकंप कैसे आते हैं बाबा। हाँ जी, ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर, बहुत अच्छी बात है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ओए होए क्या बात है भाई। देखो ये हमारी जमीन है, ठीक, यहां पर 2 प्लेट्स टकरा गई, तो जहां पर प्लेट्स टकराती हैं यहीं पर सारी एनर्जी रिलीज होती है। जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ये जहां पर सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे फोकस कहते हैं। और फोकस के ऊपर जमीन पर जो पॉइंट होता है इसे एपिसेंटर कहा जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जहां पर एनर्जी रिलीज होती है दैट इज फोकस, एपिसेंटर तो फोकस के ऊपर जमीन पर पॉइंट होता है। ये सही है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा गलत है बाबा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। 240 को देखिए, पूछा गया है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमर्शियल, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, या ऑर्गेनिक। हाँ जी जल्दी बताओ। तो सबसिस्टेंस क्या होता है, सबसिस्टेंस, हाँ जी, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब फार्मिंग, हाँ जी, खुद का पेट पालने के लिए किए जाए। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शाबाश, राइट आंसर इज ए। बहुत अच्छा, कूल। ओए होए होए होए, ये देखो, द बुमला पास इज लोकेटेड इन, कितनी बार बताया है, ला ला, जिसके आगे ला आ जाए वो पास है। हाँ जी, मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे सबसे पहले 12 शिप किला एंड 12 लपचाला पढ़ा था। हाँ जी, बुर्जिल जोजिला, नीतिला ठगला, जलेपला नाथुला, बॉम्डिला, ये सब पढ़ाए थे आपको पासेस मैंने। तो बुमला पास कहां है, बुमला, बुमला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है बाबा। बहुत बढ़िया, कूल, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 242, अरेंज द फॉलोइंग लोकेशंस इन लद्दाख फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओए होए होए होए, ये तो फंस गए आप। एक तो लद्दाख में पूछ रहे हैं, ऊपर से नॉर्थ से साउथ बताओ। चलो देखते हैं। तो पैनोंग सो है, दौलत बेग ओल्डी है, गलवान वैली है। अब बताओ 242, क्वेश्चन नंबर 242। तो सबसे पहले दौलत बेग आएगा, फिर गलवान आएगा, फिर पैनोंग सो। 3 इज द राइट आंसर, सी, सी सही है भैया, सी, सी इज द राइट आंसर, सी। 231, नॉर्थ टू साउथ, सी, सी इज द राइट आंसर भैया, सी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बार्चन्स। ये देखो बार्चन्स क्या हैं, बार्चन्स सैंड ड्यून्स, डेजर्ट में पाए जाते हैं बेटा। हाँ जी, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, कूल। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। हाँ जी, तो इनमें से कौन सा नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। भैया देखो, विंड इरोट करती है चीजों को, तो विंड गैप्स हैं, ज्यूगन है, ड्राइकैंटर है, या डेमोसेल है। जल्दी बताइएगा, इनमें से कौन सा जो है नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। 244, तो 244 में राइट आंसर जो होगा वो विंड गैप होगा। सो विंड गैप जो होते हैं वो सॉइल इरोजन से, अरे विंड इरोजन से नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल इज आर करेक्ट। सॉइल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 245, alluvial soil are rich in nitrogen, black soil are rich in iron and lime but deficient nitrogen, laterite soil are rich in iron and aluminium but deficient nitrogen potassium। बहुत आसान है भाई। देखो ब्लैक सॉइल जो है आयरन में रिच है, ये तो गारंटी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। मतलब दूसरा तो होगा ही होगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। लैटराइट सॉइल भैया बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी 100% सही, मतलब तीसरा भी होगा। लेकिन अलूवियल सॉइल में नाइट्रोजन गलत है, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। तो ये हो गया भैया हमारा भूगोल।
ये हमारा भूगोल हो गया पूरा, तो भूगोल भी हो गया। हाँ जी, क्योंकि भैया 5 क्वेश्चन बस हैं इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स तो भैया अगर तुमने गलत कर दिया तो समझ लो तुम्हारा एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन नहीं निकल सकता, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स एग्जाम में आएंगे बेटा। 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। चलो भाई, ओके, 677 हो गए, 700 में अब ज्यादा दूर नहीं है बाबा हम। चलिए अगला क्वेश्चन 246। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम, अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइस, अ subsidization of product by the government to sell it lower price, जनरल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम। बहुत बढ़िया। अब देखो, तो एक ही प्रोडक्ट को दो अलग अलग लोगों को अलग दाम पे बेचा गया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइसेस। भैया शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 247, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड। ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? A commodity produced by government, a commodity whose benefits are invisibly spread among the entire community, a government scheme that benefits the poor, any commodity that is very popular among general public। तो भैया पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिसके बेनिफिट्स देश के सभी नागरिकों में बराबर बटे हैं। बिल्कुल सही है, शाबाश। एंटायर कम्युनिटी, सबके लिए हैं, तो उन्हें कहा गया पब्लिक गुड्स। बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट, द इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। जो इंफीरियर गुड होता है उसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? 248। पहली चीज तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स बेटा उन गुड्स को कहा जाता है सस्ते प्रोडक्ट हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम एप्पल खरीदोगे या तुम चाइनीज फोन खरीदोगे? समझो बेटा, बात फैक्ट बताऊं तो होता क्या है, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं कि जब आपकी इनकम कम होती है। इंफीरियर गुड्स उन्हें कहा जाता है जब इनकम कम है तो डिमांड ज्यादा है, और अगर इनकम ज्यादा है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम होती है, इसीलिए इनकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 0 निकलती है। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, शाबाश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो 249 को देखिए, 249, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बहुत अच्छी बात है। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई पेज टू कमर्शियल बैंक ऑन शॉर्ट पीरियड। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? भैया नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है। नॉट करेक्ट। रेपो में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट पीरियड में, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं आरबीआई को शॉर्ट पीरियड के। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि नाइदर वन नाइदर टू, दोनों स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, डी इज द राइट आंसर। The concept which tries to ascertain the actual deficit in the revenue account after adjusting for the expenditure of a capital nature is termed as। क्वेश्चन नंबर 250। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स, इसके बाद करंट अफेयर्स शुरू हो रही है। भाई साहब तबाही मचने वाली है, तैयार हो जाओ करंट अफेयर्स के लिए, बस 2-3 मिनट में। अब जल्दी से एक बार लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, तो इसे बेटा इफेक्टिव कहेंगे ना, इफेक्टिव असली में, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट कर दिया। तो जब एडजस्टमेंट होता है तो इफेक्टिव चीजें निकल के आती है। तो भाई साहब ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। 50 में कितने सही किए जल्दी बताओ। और अब अगले 1 घंटे, करना है बेटा करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स लेट्स स्टार्ट। बहुत बढ़िया। सीएट टायर ब्रेक, अरे कोई आईपीएल थोड़ी ना चल रहा है यार ये। चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मूव। चलिए बहुत अच्छा, देखिए आ रहा है क्वेश्चन करंट अफेयर्स। वेरी गुड, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि 10 तारीख को मुझे लगता है एग्जाम में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हाँ जी, कहां खुलने जा रही है हमारे देश में? बिल्कुल सही है बेटा, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो हमारी मेरठ में खुलने जा रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरठ इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। ये देखो बेटा, द आर्क डी ट्राम्पेल डी एटियोल, दैट इज ट्रम्पल आर्क ऑफ द स्टार, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन। इस मॉन्यूमेंट को आपने देखा होगा, कुछ कुछ इंडिया गेट जैसी दिख रही है, लेकिन नाम से मालूम चल रही है आर्क डी ट्राम्पेल, ठीक है, ट्रॉम्पे, हाँ जी, आर्क डी ट्रॉम्पे, ठीक है, ये नाम से मालूम चल रहा है ये किस तरह का वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो ये क्यों मशहूर है दरअसल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक केस हुआ था अभी रिसेंटली। हुआ यह था कि इसके ऊपर यहां पर यूरोपियन यूनियन का झंडा लगा था बहुत दिन से, तो फ्रेंच लोग नाराज हो रहे थे, उन्हें लग रहा था क्योंकि फ्रेंच आइडेंटिटी को जो है यूरोपियन यूनियन की वजह से खत्म किया जा रहा है, तो इसके ऊपर से जो यूरोपियन यूनियन का झंडा था वो हटा दिया गया था। ये पेरिस में स्थित है और फ्रेंच लोगों ने इसको लेकर काफी 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 बवाल मचाया था कि भैया इसे हटाया जाए, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो पेरिस इज द राइट आंसर, सो पेरिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा, फॉर्म ब्रिस्टिलिस सुनीली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, देखिए 253 को, इसका नाम है फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली, रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये न्यू प्लांट स्पीशीज है। इसे रिसेंटली कहां से डिस्कवर किया गया है? तो ईस्टर्न घाट रीजन इन उड़ीसा, वेस्टर्न घाट रीजन इन तिरुवनंतपुरम, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन इन सिक्किम, नॉर्थ नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, सारे लोग सारे लोग सारे लोग, जल्दी जल्दी, चलो भाई, बहुत अच्छे। तो फिम्ब्रिस्टिली सुनीली, हाँ जी। अब आपको मालूम है कि हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहां है? बेटा सबको मालूम है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे देश में कहा जाता है हमेशा वेस्टर्न घाट का रीजन। तो वेस्टर्न घाट रीजन हमारे देश में हमेशा से याद रखिएगा कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ज्यादातर यही मिलते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 254, रिसेंटली सीन इन न्यूज कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कल्पना चावला जी, वी आर प्राउड ऑफ यू, सब लोग सैल्यूट करेंगे कल्पना चावला जी को। वॉट एवर यू हैव डन फॉर अवर कंट्री, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू मैम, हमें आपके ऊपर नाज है, शान है, गर्व है। तो कल्पना चावला जी सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पे खोला जा रहा है? जल्दी बताओ, फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कोचीन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्ना यूनिवर्सिटी? फास्ट। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ जी। आप सबको मालूम है कि हमारी कल्पना चावला जी कहां को बिलोंग करती थी? हरियाणा में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है करनाल, वहां से बिलोंग करती थी, हाँ जी। तो हरियाणा के छोटे से जिले करनाल से बिलोंग करती थी, और कोलंबिया जो स्पेस हादसा हुआ था नासा का, उसमें ये देश के लिए शहीद हो गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इनके नाम का जो सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट लोकेटेड एट चंडीगढ़, हाँ जी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, शाबाश, राइट आंसर इज ए, ठीक है। करनाल से इनका बेटा ताल्लुक है, बहुत बढ़िया, कूल। नेक्स्ट है, हु वॉज सिंधु ताई सपकल? अरे यार, इनका बारे में, मतलब मैंने जिस दिन इनके बारे में एक दिन क्लास में पढ़ाया था, सिंधु ताई सपकल, कहते हैं कि सारे अनाथ बच्चों की मां थी, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। सिंधु ताई सपकल, बेटा कहा जाता है शी वॉज द मदर ऑफ ऑर्फेंस, तो जितने अनाथ हैं सबकी मां थी, तो अनाथों की मां कहा जाता है बेटा सिंधु ताई सपकल को। ये अभी इनकी डेथ हो गई, याद रखिएगा। और इस पे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बहुत अफसोस जताया था इनकी मौत पर। सिंधु ताई सपकल, बेटा ऐसे लोगों की दुनिया को जरूरत है। यस, फ्रॉम महाराष्ट्र, बहुत फेमस सिंधु ताई सपकल। इन्हें बेटा कहा जाता है शी इज द मदर ऑफ ऑर्फेंस, ये अनाथों की मां थी, ठीक है। बहुत ही फेमस, वारधा से, हाँ जी, वेरी फेमस सोशल वर्कर।
वेरी वेरी फेमस, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। वैसे ऐसे लोग मरते नहीं है बेटा, ऐसे लोग मरते नहीं कभी, ये हमेशा अमर हो जाते हैं। कहते ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। सैल्यूट मैम, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली जो तुम लोग जिनको हीरोज कहते हो ना बेटा, जिनको हम पिक्चरों में हीरो कहते हैं, वो हीरो नहीं है बेटा, वो नौटंकी हैं, वो कलाकार हैं। हीरो ये हैं बेटा, रियल हीरोज ऑफ इंडिया। सिंधु साई सपकल, हाँ जी, दीज आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। महान लोग हैं ये, मदर ऑफ ऑर्फेंस, यस। ठीक है, आगे खोल, बहुत बढ़िया। When is the National Small Industry Day celebrated every year? हाँ जी, so National Small Industries Days हर साल कब सेलिब्रेट होता है? क्वेश्चन नंबर 256। 30 अगस्त, 1 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर। देखो बेटा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, आजकल आपको मालूम है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत हॉट टॉपिक है। 30 अगस्त को, हाँ जी, बिल्कुल सही, बाबाश, बहुत बढ़िया, कूल। नेक्स्ट ये देखिएगा बेटा, R9X Hellfire मिसाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज द निंजा बॉम्ब, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? हाँ जी हाँ जी, ये भाई साहब बड़ी खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल यूएसए ने किया था। अरे यार, मैंने खुद ही बोल दिया। इस मिसाइल का इस्तेमाल यूएसए ने, वो जो ईरान वाले वो नहीं थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या करने में इसका इस्तेमाल किया था। हाँ जी, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये मिसाइल फेंकी गई और ये जो है दगी नहीं, तो जैसे नीचे आई इसके अंदर से बहुत सारे चाकू निकलने लगे। तो मतलब देखिए किस तरह की चीज़ें हैं कि मानवता के लिए कितना खतरे हैं ये सब चीज़ें बेटा। ठीक है, हाँ जी। तो हेल फायर ये बहुत ही फेमस मिसाइल है और इसे जो है निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है। R9X हेल फायर, इसको जो है बेटा कौन इस्तेमाल करता है? यूएस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं सन 2030 आ रहा है और सन 2030 में यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं। यस, हाँ जी, 17 गोल्स हैं, याद रखिएगा। उनमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर है और अभी हमारे प्रधानमंत्री ग्लासगो में जाकर भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी बातें बोल के आए हैं। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान को रिलीज किया है मुंबई ने, बिल्कुल सही है। सो मुंबई इज द राइट आंसर। सो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर मुंबई ने काफी अच्छा काम किया और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। LCA तेजस बहुत हिट है आजकल भैया, 259 देख लीजिए। The LCA Mk2 features enhanced range and endurance including onboard oxygen generation system (OBOGS). The Mk2 will be a heavier and much more capable aircraft than the current LCA variant. जल्दी बताइएगा। हाँ जी, तो Mk2 आजकल मालूम है भैया आपको, नया ये आ रहा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो LCA तेजस है, इसे जो है किसने बनाया? इसे जो है बनाया है आपके HAL ने, याद रखिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसकी जो स्क्वाड्रन है वो कोयम्बटूर में स्थित है, जैसे कि राफेल की स्क्वाड्रन जो है वो अंबाला में स्थित है। अब इसका नया वेरिएंट आ रहा है जिसमें बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ हैं, जिसे ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन है, ताकि हाई एल्टीट्यूड्स पर अगर ऑक्सीजन कमी हो तो ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन लगा है। और उसके अलावा जो है बेटा ये ज़्यादा बड़ा पेलोड उठा सकता है। बिल्कुल सही है, सी इज़ द राइट आंसर। तो बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर, शाबाश, वाओ, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसका नया वेरिएंट आया है LCA Mk2 वेरिएंट। हाँ जी, HAL ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS विक्रांत? ये तो भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 260 INS विक्रांत, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है। INS विक्रांत भाई साहब, ये मतलब जिस दिन शामिल होगा ना बेटा, हाँ जी, सोच लीजिए, तबाही मचेगी। ये INS विक्रांत क्या है? इसका बेटा सी ट्रायल शुरू हो चुका है। ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। हाँ जी, तो हमारे देश के अंदर बना हुआ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, यस, इंडिजिनस है। तो इंडिजिनस का मतलब होता है बच्चों स्वदेशी।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस was moved from the least developed country category to the developing country group। ये देखो बेटा, तो एक देश है जो कि लीस्ट डेवलपिंग से डेवलपिंग की ओर मूव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये देश वाकई में इस समय वाकई में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दुनिया की इकोनॉमी में भी आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है ये देश। तो वॉज मूव फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी डेवलपिंग कंट्री। तो पहले लीस्ट डेवलप था, अब डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, 261 देखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सबको मालूम है कि लीस्ट डेवलपिंग था, लेकिन अब ये डेवलपिंग कंट्री की ओर बढ़ रहा है, एंड दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की इस समय जीडीपी पर कैपिटा इनकम, दरअसल हुआ यह था कि यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर था ना, उसमें सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश ने उठाया। तो यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर में बांग्लादेश ने बहुत फायदा उठाया, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। Who is आंग संग सू की? अरे इनको तो सब जानते होंगे भैया। तो आंग संग सू की कौन है? आपको मालूम है अभी म्यांमार में रिसेंटली बेटा जो है, अभी म्यांमार में रिसेंटली जो है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा सैन्य तख्ता पलट हुई वहां के आर्मी जनरल ने। तो इनको 4 साल की सजा सुना दी गई बेटा। ठीक है, हाँ, इन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है रिसेंटली। तो 4 साल की सजा सुनाई गई है रिसेंटली। बर्मीज पॉलिटिशियन 1991 नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63, Power of Dog movie won one of the best film in drama category. West Side Story directed by Steven Spielberg won the best film in the comedy music segment. बहुत फेमस हैं ये मूवीज, पावर ऑफ डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी, आपने सुना होगा। सो यहां पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 264, with reference to the man portable anti tank guided missile MPATGM consider the following। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। man portable anti tank guided missile, the indigenously developed anti tank missile is low weight and fire and forget missile. It was developed by DRDO। जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 264 में। हाँ जी, तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल इज लो वेट एंड फायर एंड फॉरगेट। बहुत बढ़िया। इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, बिल्कुल सही है, परफेक्टली फाइन बेटा। डीआरडीओ कैन बिल्ड एनीथिंग भाई साहब, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखो, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन। ये किसने कराया है? 265, 265। हाँ जी, तो स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन, आजकल आपको मालूम है कि हमारे देश में स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट अर्बनाइजेशन। हाँ जी, जल्दी बताओ, तो स्मार्ट सिटी मिशन और स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस किसने कराई है? जिसे हम कहते हैं बहुत आसान भाषा में महुआ। महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। शाबाश। With reference to the C and C variant of BrahMos, C to C variant of BrahMos, consider the following statement. 266. BrahMos was deployed by the Indian Navy on its warship first in 2012. The missile can be fired at speed of 2.8 Mach. पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है? 266। जल्दी देखो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस बहुत पुरानी है बेटा। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है, 2012 में नहीं बेटा, जिसे पहली बार डिप्लॉय किया गया था 2005 में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 266, राइट आंसर इज बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। शाबाश, यस, ठीक है, बी।
अरे यार ये हेडक्वार्टर क्या चल रहा है, ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरे भाई ईयू का हेडक्वार्टर हमारा ब्रसल्स में है, बेल्जियम। रिसेंटली इनॉग्रेटेड एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली से इनॉग्रेट किया गया है 267, हाँ जी। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का टेक्नोलॉजी सेंटर अभी रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर, हाँ जी, पुडुचेरी, सूरत, नागपुर, विजयवाड़ा, हाँ जी। एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर लगाया गया है? तो एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है आपका पुडुचेरी में, बिल्कुल सही है, हाँ जी। (268) recently seen in news, इंदू मल्होत्रा कमेटी is related to। इंदू मल्होत्रा कमेटी किससे जुड़ी है? 268, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली अलीज्ड सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पंजाब विजिट, नीट पीजी काउंसलिंग, फार्मर एजिटेशन, नन ऑफ द अबव। बेटा इंदू मल्होत्रा कमेटी आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अभी देखा होगा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था पंजाब में, उसकी जांच करने के लिए, हाँ जी, इंदू मल्होत्रा कमेटी को बैठाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Who among the following has been appointed chairman of ISRO? भाई ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 269, ऋतु कारीढल, एस सोमनाथ, पी कुन्ही कृष्णन या मुठ्ठया वनीथा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, तो इसको शुरू किया था हमारे श्री विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम जिन्हें कहा जाता है, सबको मालूम होगा, हाँ जी। तो नए चेयरमैन कौन हैं? इसरो, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में स्थित है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज बी, मिस्टर एस सोमनाथ, हाँ जी। With reference to the hypersonic missiles, consider the following statement. Hypersonic, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। Hypersonic missiles travel speed of at least Mach 5. Hypersonic missiles do not follow a ballistic trajectory and can be maneuvered to the intended target. पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 70। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, हाइपरसोनिक। वैसे दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। चाइना लगातार जो है इसे टेस्ट कर रहा है, हाँ जी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं मैक 5 की स्पीड पे चल सकती हैं। मैक 5 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज। और इसके साथ तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके तरह इनकी फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं होती है, इनको मूवमेंट कराया जा सकता है। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये देखिएगा, लैंडस्केप ऑफ द कट्रोल हिल फॉल्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज। कहां पर है? ये आपने देखा होगा, कट्रोल हिल फॉल्ट है यहाँ पर। अभी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 3000 साल के बाद यहाँ पर, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जाता है कट्रोल हिल। अभी रिसेंटली यहाँ पे भूकंप आया था 3000 साल के बाद। ये एक फॉल्ट है और फॉल्ट की वजह से यहाँ पर नीचे जो हैं प्लेट्स हैं। तो लैंडस्केप ऑफ कट्रोल हिल रिसेंटली सीन इन न्यूज कहां पर है? तो इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ जी। रिगार्डिंग द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन 272, It was set up in February 2000 in Ahmedabad. It is an autonomous body of Union Ministry of Education. National Innovation Foundation. आजकल हमारे देश में इनोवेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की बात जब हम करते हैं, हाँ जी,
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन फास्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशंस तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा ना ये। हाँ जी, तो ये गलत है, ये सही है। 272 राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन मेनली कनेक्ट्स रशिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये भाई साहब नॉर्ड स्ट्रीम, ये बहुत ही फेमस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन जी। ये चाइना, पोलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, हाँ जी। और ये जो वॉर चल रहा है चाइना, यूक्रेन और रशिया के बीच, नॉर्ड पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये गैस पाइपलाइन है। बिल्कुल सही है, जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर, यस। मेकेडाटू प्रपोज रिजर्वायर रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकेडाटू प्रपोज रिजर्वायर, इसको लेके थोड़ा हंगामा मच रहा था। आपको मालूम है तमिलनाडु और कर्नाटका में हमेशा मारा पीटी मची रहती है ना, कभी कावेरी रिवर को लेकर। हाँ जी, ये रिजर्वायर बन रहा है जिसको लेकर थोड़ा हंगामा है। कर्नाटका इज द राइट आंसर। वाओ। लोखारी टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहां पर है? यहां पर एक बेटा ये बहुत फेमस मूर्ति थी, लोखारी टेम्पल, जिसको काफी न्यूज में था। ये केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। ये जो है आपका बेटा बहुत ही फेमस, आपका उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में स्थित है जी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ये काफी न्यूज में था अभी। उत्तर प्रदेश, बांदा इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स, ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स, कंसीडर द फॉलोइंग। इट रिकॉग्नाइजेस इनोवेटिव स्टार्टअप्स दैट leverage techs to improve women's health and safety in emerging markets. It constituted by World Bank Group and the Consumer Technology Association. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 276 को देखिएगा। It recognizes innovative startups that leverage tech to improve women's health and safety in emerging markets, or it is constituted by World Bank Group and the Consumer Technology Association. बिल्कुल सही है। So both 1 and 2 is the right answer. शाबाश। तो 276 का राइट आंसर ए हो जाएगा। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आइए। विद रेफरेंस टू द हुंगा टोंगा वॉल्केनो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हुंगा टोंगा वॉल्केनो 277 देखिएगा। हुंगा टोंगा वॉल्केनो 277, it is the part of Tonga Kermadec Islands volcanic arc, a subduction zone extending from New Zealand northeast of Fiji. It is formed by the divergent boundary where the Pacific plate subducts under the Indo-Australian plate. अब थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना यहाँ पर हुंगा टोंगा वॉल्केनो में। हाँ जी, अक्सर फटता रहता है, ये सुना होगा आपने। अब यहां पर कह रहा है पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स अंडर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट जो है इंडो एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, तो डाइवर्जेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है, ये सही है। 1 ओनली इज द राइट आंसर। शाबाश। हुंगा टोंगा वॉल्केनो, हाँ जी, बहुत अच्छे, शाबाश। विद रेफरेंस टू द अरोमा मिशन, कंसीडर द फॉलोइंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल अरोमा मिशन, हाँ जी। With reference to the Aroma mission, consider the following statement. 278. It was launched by DRDO. It is related to indigenous missile development. तो भैया पहली चीज है एरोमा। एरोमा मतलब होता है खुशबूदार चीज। तो खुशबूदार चीज में DRDO क्या करेगा? नेशनल एरोमा मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे देश में पाम ऑयल प्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए किया गया है। तो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नाइदर 2। 278 का राइट आंसर डी है, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, डावोस एजेंडा रिसेंटली सीन इन न्यूज, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे डावोस सबको मालूम है, डावोस कहां है? डावोस इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। हाँ जी, इट इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ जी, तो WEF, हाँ जी, पर्पल रेवोल्यूशन, बिल्कुल।
ओए होए, ये है बेटा ग्रेट पर्सनालिटी, एक और हीरो हमारे देश के, सैल्यूट मारना चाहिए। देखो बेटा ऐसे लोगों को, दीज आर द रियल हीरोज जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। हाँ जी, इनकी डेथ पर हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने गहरा दुख व्यक्त किया था। हाँ जी, ही इज अ वेरी फेमस कथक डांसर फ्रॉम द बनारस घराना। तो बनारस घराने से आते हैं भाई ये, ठीक है। हाँ जी, तो बनारस घराने से आते हैं, बिल्कुल सही है, कथक डांसर, बिल्कुल सही। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इनिशिएटिव ऑफ। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ये किसका है? CSIR, ग्रीन पीस, नीति आयोग या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल, हाँ जी, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा स्टार्ट किया है और इसे स्टार्ट किया है महुआ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, ये देखो, सामर्थ रिसेंटली सीन इन न्यूज, इनिशिएटिव ऑफ, जल्दी बताओ ये सामर्थ इनिशिएटिव किसका है? 282 सामर्थ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे देश में लिया गया है। जल्दी बताइए, सामर्थ इनिशिएटिव सुना होगा इसके बारे में आपने? बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? अरे भैया ये सामर्थ मिनिस्ट्री ऑफ पावर से है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हाँ जी, क्या यार तुम लोग सारे गलत जवाब दे रहे हो। 283, विद रेफरेंस टू द ब्रह्मोस कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एरोस्पेस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO एंड NPOM रशिया। जल्दी बताओ 283, ये तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, जल्दी देखो, ब्रह्मोस पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है बेटा, ये एक्सक्यूज एग्जाम में नहीं चलेगा सर, पढ़ा हुआ तो था, याद नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ भैया, ब्रह्मोस ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहली चीज तो हम आपको बता दें, ये बता दें, ये सबसोनिक नहीं है, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, सबको मालूम है। तो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, है क्या हाइपरसोनिक। तो पहली चीज ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सही है। 2 ओनली, कूल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूं एग्जाम में आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्टिस क्लॉक्स लगाई गई है, इनॉग्रेटेड रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था ये जस्टिस क्लॉक, कि भैया कितने केस रजिस्टर्ड हुए, कितने पेंडिंग है, कितने सॉल्व कर दिए गए, ये घड़ी लगा दी गई है। ये किस हाई कोर्ट में लगाई गई है? जस्टिस क्लॉक, बिल्कुल सही है। ये जस्टिस क्लॉक को रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट में लगाया गया है बेटा, बिल्कुल सही। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट OSM रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किसका इनिशिएटिव है? ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट, हाँ जी, OSM ये किसका इनिशिएटिव है? क्वेश्चन नंबर 85। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइएगा। ऑनलाइन स्टोरेज, हाँ जी, ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज, किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वाओ, होगेनक्कल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहां पर है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? होगेनक्कल प्रोजेक्ट, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, 286। तो होगेनक्कल प्रोजेक्ट जो है ये तमिलनाडु में आपका स्थित है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M स्ट्रिप्स
रिसेंटली सीन इन न्यूज, बहुत अच्छा। एम स्ट्राइप्स, हाँ जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम स्ट्राइप्स, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टोकरेंसी, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, एम स्ट्राइप्स किससे जुड़ा है? एम स्ट्राइप्स, फास्ट। आपको मालूम है कि हमारे देश में अब रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है जिसका नाम है टाइगर सेंसस। हाँ जी, तो उसी में जो है याद रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स के लिए। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बिल्कुल, एम स्ट्राइप्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिविंग रूट ब्रिजेस, रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है, कभी आप जाइएगा उस राज्य में, पेड़ों की जड़ें, अरे पेड़ों के जो तने होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि बेटा उस पर जो है लोग चल के चले जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो लिविंग रूट ब्रिजेस रिसेंटली सीन इन न्यूज, लेकिन इनका मेंटेनेंस को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, देख रहे हैं? तो ये रूट्स इतनी स्ट्रांग है कि इस पे लोग आप चल लेते हैं लोग, पेड़ों की, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत शानदार चीज है बेटा। हाँ जी, लिविंग रूट ब्रिजेस ये आपको मिलेंगे मेघालय में, याद रखिएगा। हाँ जी, What is एस्पीडोटस नेरी, रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो भैया ये क्या है? एस्पीडियोटस नेरी, रिसेंटली सीन इन न्यूज, 289। ये एक क्वारंटीन पेस्ट है, ये एक वैरायटी ऑफ ग्रेप्स हैं, न्यूली फाउंड एस्टेरॉइड है, नन ऑफ द अबव। एस्पीडियोटस नेरी, हाँ जी बिल्कुल सही है बेटा, ये एक बेसिकली जो है क्वारंटीन पेस्ट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 289 राइट आंसर ए है। विद रेफरेंस टू 84 एंटी आर्मर वेपन कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपने सुना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 84 एंटी आर्मर वेपन का। हाँ जी, 84 एंटी आर्मर वेपन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इट वॉज डेवलप्ड बाय इजराइल कंपनी एल्बिट। 84 CS AST weighs around 9 kg and has an effective range of 200 मीटर। ये आपने मालूम होगा कि इस बंदूक के लिए हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ जी, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और इसे डेवलप किया है बेटा स्वीडिश कंपनीज ने। हाँ जी, तो स्वीडन की सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना कि इजरायलियन। 290 का पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। Who was रामचंद्रन नागस्वामी? ये देखा होगा, इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। रामचंद्रन नागस्वामी, एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, एथलीट, इसरो साइंटिस्ट, नन ऑफ द अबव। 291 जल्दी देखो। अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई, हमारे देश के बहुत ही फेमस लोग, वन ऑफ द ग्रेट हीरोज, सब हीरोज हैं बेटा ये सब। हाँ जी, रामचंद्रन नागस्वामी, हाँ जी, ही वॉज अ वेरी 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 फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ जी, आर्कियोलॉजिस्ट, यस, थैंक यू। Which of the following countries has recently emerged as the largest exporter of gherkins in the world? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा घरकिन का एक्सपोर्टर बना है? घरकिन्स क्या होते हैं? घरकिन क्या होता है? एक अचार होता है जो कि आपके ये क्यूकम्बर्स जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खीरा, क्यूकम्बर का अचार होता है। हाँ जी, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बना है दुनिया में? घरकिन्स, जिसे कहते हैं क्यूकम्बर का अचार। भाई हमारे भारत में अचार तो हमारे भारत में फेमस है। जब नींद आए तो एक बात याद रखना, अगर आज सो गए तो जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। क्या बात है यार, मजे लेते रहे तो। भारत इज द राइट आंसर, इंडिया। ठीक है, भारत बिल्कुल सही है। घरकिन्स। लॉजिंका एरिया, रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिंका एरिया मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है? यहां पर एक लिथियम आयन बैटरीज बन रही थी, फैक्ट्री थी। ठीक है, हाँ जी।
और उसको रोका गया क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने इसका विरोध काफ़ी करा है कि लिथियम आयन से जो है काफ़ी नुकसान होता है। सो लिथियम आयन बैटरीज वहाँ बन रही थी जिसका लोगों ने विरोध किया। हाँ जी, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के। हाँ जी, 293 पढ़ाया था आपको। सर्बिया, सर्बिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। लॉजिंका, सर्बिया। Who among the following was recently sworn in as the Pakistan Supreme Court first female judge? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। गलती से मैंने बोल दिया पाकिस्तान, सॉरी, ये चाकिस्तान है ना। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, चाइना का आजकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा इनके ऊपर। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो महिला हैं इन्होंने जरूर अच्छा काम किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। वैसे हमारे देश में पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में सन 1990 में आ गई थी, मतलब आज से 30 साल पहले। ठीक है, हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में पहली महिला जज जो आई हैं वो आई हैं अब, और उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक, जी हाँ, बिल्कुल सही। विद रेफरेंस टू INS खुकरी, हाँ जी, चलिए बताओ। INS खुकरी 295। इट इज द लेड शिप ऑफ इंडियाज नेवीज खुकरी क्लास कॉर्वेट्स। इट वॉज बिल्ड बाई कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। INS खुकरी, इट इज द लीड शिप ऑफ इंडियन नेवीज खुकरी क्लास कॉर्वेट्स, और इट इज बिल्ड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। आपने सुना होगा INS खुकरी के बारे में। हाँ जी, INS खुकरी, तो बेटा लीड शिप ऑफ इंडियाज नेवी खुकरी क्लास, तो ये सही है, लेकिन इसे मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। दूसरा सही है। ये क्या हो गया, 295 दूसरा। अच्छा, सॉरी मैंने उल्टा करा। कोचीन शिपयार्ड नहीं, मजगांव ने बनाया ना, वही तो बताया मैंने। अच्छा, हाँ सही है, ए इज द राइट आंसर। सॉरी, मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी। ठीक है, आंसर सही है ए। मैंने खुद ही बताया था, कोचीन नहीं बल्कि मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। सॉरी, ठीक है बच्चा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेलिनापुरम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहां पर है तेलिनापुरम? बेटा यहां पर अभी बहुत सारे बर्ड्स की मौत हुई थी, 296। हाँ जी, आंध्र प्रदेश। तेलिनापुरम IBA जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में बहुत सारे बर्ड्स की मौत हुई थी। हाँ जी। Who among the following has been appointed as the chief economic advisor by the government of India? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया है? 297, जल्दी। डॉक्टर V आनंद नागेश्वरम, अमर्त्य कुमार सेन, जीन ड्रेस या अभिजीत बैनर्जी। हमारे देश में नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 297। सो द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया इज मिस्टर V आनंद नागेश्वरम। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि कुछ जरूर नया करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, हुमायूंस नाइट फ्रॉग एंड अंबोली बुश फ्रॉग आर एंडेमिक टू। ये देखिए नए 2 फ्रॉग्स पाए गए हैं। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुमायूंस नाइट फ्रॉग एंड अंबोली बुश फ्रॉग, ये कहां पाए गए? मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। बायोडायवर्सिटी का कभी क्वेश्चन आए, ज्यादातर एक ही जगह होती है। हमारे देश में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहां है यार? सबको मालूम है, वेस्टर्न घाट्स। राइट आंसर, यस। न्यू जीनस ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट Septemaranthus has recently been discovered from the। ये एक नई जीनस ऑफ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है जिसे रिसेंटली कहां से डिस्कवर किया गया? 299, उड़ीसा, केरला, निकोबार, नन ऑफ द अबव। पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट, हाँ जी, पैरासाइट्स हैं।
है ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये देखिए भाई साहब, क्या बात है। Who among the following have won the 5-set duel with Daniil Medvedev and claimed a record 21st Grand Slam men's title Australian Open? हाँ जी, 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है भाई साहब। कौन है ये? राफेल नडाल, एंडी मुरे, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव या नोवाक जोकोविक? हाँ जी, पीडीएफ जल्दी मिलेगा भाई, सब कुछ बताया जाएगा आपको। हाँ जी, तो डैनियल मेडवेडेव और 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। फास्ट क्वेश्चन नंबर 100। कैसी बात कर दी यार तुमने, सबको मालूम नहीं कि किसने जीता है? राफेल नडाल। यस, राफेल नडाल फ्रॉम स्पेन। दिस एंड्स विद योर क्वेश्चंस। तो भाई मार्क्स कितने आए हैं बताओ यार, और सेशन कैसा लगा, सबने एंजॉय किया या नहीं किया ये बताओ। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। इसके साथ साथ आप हमें जो है वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.mbibe.com पर, जहां पर आपको हमारे अमेजिंग कंटेंट, बुक्स और AI बेस्ड टेस्ट देकर के आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.